हेलो दोस्तों, हम इसमें पढ़ रहे थे बीएनएस में जो प्रयत्न यानी तैयारी और प्रयत्न में अंतर पढ़ रहे थे इससे पहली वाली वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो तैयारी और प्रयत्न में जो हमने अंतर पढ़े थे ना, उससे संबंधित कुछ डॉक्ट्रिन थे, कुछ सिद्धांत थे जो इसमें रह गए थे। ठीक है, तो उनको थोड़ा देख लेते हैं और प्लस आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसको भी थोड़ा देखेंगे। तो इसमें जो सिद्धांत थे तैयारी और प्रयत्न में अंतर से संबंधित, तैयारी और प्रयत्न यानी प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट से संबंधित सिद्धांत, क्योंकि इसमें जो 511 सेक्शन से रिलेटेड जो यहाँ पर 62 सेक्शन है ना, उसमें कुछ केस लॉ भी हैं जो इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं और वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं उनमें आप देखेंगे तैयारी और प्रयत्न में अंतर से संबंधित, तैयारी और प्रयत्न में अंतर, डिफरेंस रिलेटेड। ठीक है ना, उसमें आपको दो तीन सिद्धांत मिलेंगे। पहला है सामीप्यता का सिद्धांत। सामीप्यता का मतलब निकटता का, सामीप्यता का सिद्धांत जिसको हम प्रोक्सिमिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोक्सिमिटी बोलते हैं। ठीक है, सामीप्यता का सिद्धांत में क्या होता है, इसमें ये बात कही गई थी कि कोई व्यक्ति है, यानी जब कोई कार्य अपराध को कंप्लीट करने के इतने निकट पहुंच जाए, मतलब अपराध को पूरा करने के इतना निकट पहुंच जाता है कि अब यदि उसमें बीच में कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है ना, कोई भी बाधा नहीं आती है तो फिर अपराध पूरा हो जाता है, तो उसे प्रयत्न कहा जाता है ना। और यदि कार्य अगर दूर रहता है, मतलब कार्य अभी भी दूर है पूर्ण होने से और अपराध होने की केवल संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है, तो वो तैयारी है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना और इसको अपना एक नोट डाउन बना लेना। ठीक, ये जो समीपता का सिद्धांत है, ये एक केस है रेजिना वर्सेस ईगल्टन। इस वाद, ये जो सिद्धांत है ना, इस वाद से उत्पन्न होता है, रेजिना वर्सेस ईगल्टन के वाद से। इसमें यही कहा गया था कि जो आपराधिक प्रयत्न होता है, क्रिमिनल अटेम्प्ट जो होता है, वो तब स्टार्ट होता है, तब इनिशिएट माना जाता है जब अपराधी उस अंतिम कार्य को करके अपराध पर अपना कंट्रोल खो देता है, अपना नियंत्रण खो देता है, तो वहां पर आपराधिक प्रयत्न शुरू माना जाता है। तो ये बात कही गई थी रेजिना वर्सेस ईगल्टन के वाद में। अब इसमें जो दूसरा इसमें केस है, इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसमें। एक है अभयानंद मिश्रा वर्सेस बिहार राज्य। एक ये केस है तैयारी और प्रयत्न में अंतर से संबंधित इससे। ठीक है, 1961 का है ये, सुप्रीम कोर्ट का। और इसमें यही कही गई थी, यही बात कही गई थी कि तैयारी तक व्यक्ति क्या होता है, तैयारी तक व्यक्ति वापस लौट सकता है ना, रिटर्न कर सकता है, वापस लौट सकता है, पीछे हट सकता है, लेकिन प्रयत्न में अपराध शुरू हो चुका होता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई प्रयत्न जो होता है प्रत्येक कंडीशन में वहां पर क्या माना जाता है, दंडनीय माना जाता है, पनिशेबल माना जाता है। इसलिए तैयारी तक तो व्यक्ति वापस लौट सकता है, लेकिन प्रयत्न में अपराध शुरू हो चुका होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें नेक्स्ट जो केस लॉ है वो है मोहम्मद याकूब। ठीक है, इसको यहां पे लिखते हैं मोहम्मद याकूब वर्सेस महाराष्ट्र राज्य या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस है, इसमें ये कही गई थी बात कि प्रयत्न को पूरा करने के लिए या प्रयत्न गठित करने के लिए पहला अपराध करने का आशय होना जरूरी है, अपराध करने का आशय होना जरूरी है। दूसरा
उस आशय के अनुसरण में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य किया गया होना चाहिए, है ना। तीसरा, वो जो कार्य है उस कार्य जो है आशित, जो इंटेंशनली आप कर रहे हो, इंटेंशनली इफेक्ट आप चाह रहे हो, परिणाम, तो कार्य जो आशयित परिणाम है, आशयित परिणाम है उसका निकटवर्ती होना चाहिए। यानी जो अपराध होने वाला है वो कार्य जो किया जा रहा है उस अपराध के बहुत निकट होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ इसमें यह है कि उस कार्य की पूर्ति में, यानी उसके कंप्लीशन में, कार्य की पूर्ति में क्या होनी चाहिए, फेलियर होना चाहिए, विफलता होनी चाहिए। तो ये क्या बन जाता है यहां पर, प्रयत्न। तो अटेम्प्ट को पूरा करने के लिए इन 4 चीजों का होना यहां पर जरूरी है, ठीक है। और यहां पर जो निकटता है ना, वो निकटता समय और स्थान से संबंधित नहीं है, निकटता है इंटेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई थी। और जो इसमें केस है रिलेटेड वो है, एक तो रेजिना वर्सेस ईगल्टन हो गया, दूसरा आपका अभयानंद मिश्रा वर्सेस बिहार राज्य हो गया, तीसरा मोहम्मद याकूब वर्सेस महाराष्ट्र राज्य हो गया, और चौथा इसमें जो केस है वो है सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, यानी बंगाल राज्य। एक ये केस है इससे रिलेटेड, सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस बंगाल राज्य, ठीक है। तो इसमें भी यही बात कही गई थी कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ योजना बनाए, सामान एकत्रित करे, है ना, लेकिन अपराध को अंजाम देने की दिशा में कोई भी एक एक्सप्रेस तरीके से उसमें स्टेप नहीं उठाता है, तो वो केवल तैयारी माना जाता है। लेकिन यदि उसने कोई भी एक एडिशनल एक्ट यानी ओवर एक्ट उसमें किया है, ठीक है, जो अपराध की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो वह यहां पर प्रयत्न माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 4 केस लॉ ये हैं। उसके बाद में इसी से रिलेटेड, तैयारी प्रयत्न से रिलेटेड इसमें 2 केस और याद रख लेना जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, आर वर्सेस स्पाइसर और आर वर्सेस ऑसबॉर्न। ये 2 केस और हैं, इनको और याद रख लेना। तो ये 6 केस आपके रिलेटेड हो गए इससे, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोइनिटेंशियाई, ठीक है। इसको बोलते हैं पश्चात अवसर का सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या होता है पश्चात अवसर का सिद्धांत में, कि जब तक अपराध जो है वो वास्तविक रूप से शुरू नहीं हुआ होता है, तब तक अपराधी को पीछे हटने का और पश्चात अवसर करने का उसको अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। यानी पीछे हटने का उसको अवसर प्राप्त होता है। तैयारी में व्यक्ति निर्णय से पीछे क्या है, अपने निर्णय से पीछे हट सकता है, यानी उस क्रिमिनल अटेम्प्ट, जो अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंस है, उसको करने से पीछे हट सकता है तैयारी में, ठीक है। और इसलिए वो क्या होगा, पनिशेबल नहीं होगा, क्योंकि तैयारी में पीछे हट सकता है। लेकिन जैसे ही वो अटेम्प्ट शुरू करता है तो वो अवसर, उसका जो पीछे हटने का अवसर है अटेम्प्ट में, वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। और वहां पर फिर वो दंडनीय यानी पनिशेबल होता है। तो ये बात कही गई थी इस सिद्धांत में। उसके बाद में जो तीसरा इसमें सिद्धांत है वो है असंभवता का सिद्धांत। असंभवता का सिद्धांत, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या सिद्धांत है
इसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति है और वो अपराध करने का अटेम्प्ट करता है, लेकिन परिस्थितियों के कारण, सर्कमस्टेंसेस के कारण वह अपराध पूरा करना उसके लिए क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, असंभव हो जाता है, तो भी वो प्रयत्न के लिए, अगर सर्कमस्टेंसेस के कारण वो अपराध पूरा करना असंभव हो जाता है तो भी वो प्रयत्न के लिए यहां पर दंडित माना जाएगा, यानी उसको प्रयत्न माना जाएगा। ठीक है, अगर वो ऐसी परिस्थितियों के कारण अपराध को पूरा करने में असंभव हो जाता है, ठीक है ना, कार्य करना असंभव हो जाता है, तो भी वो प्रयत्न के लिए यहां पर दंडित माना जाता है। जैसे यहां पर आर वर्सेस कोलिंस का वाद है, या 511 यानी 62 का जो इलस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे वहां पे भी आप देखेंगे कि चोरी करने के इंटेंशन से कोई व्यक्ति है वो जेब में हाथ डालता है और वहां पर उसको कुछ नहीं मिलता है ना, तब भी यहां पर इसको चोरी का प्रयत्न माना जाता है, तो ये असंभवता के सिद्धांत में आता है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आर वर्सेस ब्राउन का केस था, इसमें भी असंभव कार्य को जो है, असंभव अपराध का प्रयत्न को वहां पर दंडनीय बताया था। ठीक है, और ऐसे ही इससे रिलेटेड है आर वर्सेस रिंग का केस है। ठीक है ना, आर वर्सेस रिंग का केस है, इसमें भी एक महिला के हैंडबैग में चोरी करने वाले व्यक्ति को असंभव प्रयास के लिए यहां पर दोषी ठहराया था। ठीक है, और जो 62 का इलस्ट्रेशन है इसमें सेकंड वाला, वो इसी आर वर्सेस रिंग के जजमेंट पर ही आधारित है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर कोई कार्य, परंतु वो जो कार्य है अगर वो पूर्णतः एब्सोल्युटली असंभव है तो वो प्रयत्न नहीं होगा। एब्सोल्युटली असंभव कैसे होगा, इम्पॉसिबल। जैसे अब कोई हत्या करना चाहता है कोई व्यक्ति, और हत्या करने के लिए उसे जो है आर्सेनिक खिलाना है। ठीक है ना, अब आर्सेनिक जो है वो एक तरह से जानलेवा हो गया, तो अगर वो आर्सेनिक मिला के देता है उसको खिलाने के लिए, ठीक है, तब तो वो, और वो नहीं खाता है व्यक्ति, तो यहां पर तो वो अटेम्प्ट में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो शुगर देता है ना, अगर वो शक्कर को आर्सेनिक समझ के या संख्या समझ करके वो दूध में मिला करके उसको देता है ना, और यहां पर दूध में क्या है, शक्कर मिलाई, उसने आर्सेनिक समझ करके मिलाई दूध में शक्कर, तो यहां पर वो अटेम्प्ट के लिए नहीं होगा लायबल। ठीक है ना, फिर अब लेकिन आर्सेनिक मिलाई हो, अब भले ही वो उसकी इनसफिशिएंट जो है क्वांटिटी हो है या मरा ना हो, तब वो अटेम्प्ट के लिए जाएगा। लेकिन अगर उसने शक्कर को जो है मिलाया है दूध में आर्सेनिक समझ करके, तब वो अटेम्प्ट के लिए लायबल नहीं होगा। तो ये चीज यहां पर आपका तीसरा जो सिद्धांत है वो यहां पर कहता है। उसके बाद में यहां पर चौथा वाला जो सिद्धांत है वो है सामाजिक जोखिम का सिद्धांत, यानी इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल डेंजर। यानी यहां पर क्या है, सामाजिक जोखिम का सिद्धांत जो है कि अभियुक्त का जो कार्य होता है, एक्यूज्ड का जो एक्ट होता है, वो तैयारी को फ्रेम करता है, तैयारी गठित करता है या प्रयत्न को गठित करता है। इसके अवधारण के लिए, इसके डिटर्मिनेशन के लिए कुछ बातें हैं, जैसे जो अभियुक्त का कृत्य होता है, जो एक्ट है, वो कार्य कितना गंभीर है, उसकी प्रकृति क्या है ना, यानी सामाजिक जोखिम देखा जाता है कि वो किस तरह का गंभीर प्रकृति का जोखिम पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गंभीर प्रकृति का था या नहीं था, क्या उससे सामाजिक जोखिम कितना उस पर पड़ता अगर वो अपराध होता, तो इससे देखा जाता है। ठीक है ना, अपराध की प्रकृति को देखा जाता है कि वो गंभीर था या नहीं था, किस तरह का था। तो इसका मतलब अभियुक्त का इसमें क्या देखा जाता है, परिणाम और प्रभाव, यानी इस पर विचार किया जाता है इस सिद्धांत के अनुसार।
ठीक है। यानी अगर जैसे मान के चलो कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको एबॉर्शन कराने के इंटेंशन से, है ना, कोई इस तरह की गोलियां खिलाता है उसको, तो इसको सामाजिक प्रभाव को इसको देखते हुए उसके इस कृत्य को, इस कार्य को, इस एक्ट को अटेम्प्ट जो है वो माना जाएगा। ठीक है। तो ये चौथा यहां पर सिद्धांत, ये फोर्थ जो है डॉक्ट्रिन है। उसके बाद में यहां पर जो पांचवा सिद्धांत है, पांचवा सिद्धांत है यहां पर एक है, दरअसल में ये दो नाम से कहीं कहीं अलग हो रहता है, वो है स्थान परीक्षण का सिद्धांत। स्थान परीक्षण का सिद्धांत, ठीक है। यानी स्थान परीक्षण का सिद्धांत जो है ना, ये एक लैटिन जो है वो है, शब्दावली है। इसमें ये देखा जाता है स्थान परीक्षण के सिद्धांत में कि वो मतलब एक तरह से जो सामीप्यता का सिद्धांत था ना, उसमें पश्चात अवसर का जो सिद्धांत था, लगभग सेम ऐसे ही स्थान परीक्षण का सिद्धांत जो वो होता है कि इसमें भी ये देखा जाता है कि कोई कार्य है और उसके कार्य पूरा होने से या उसके लिए उसमें लायबल ठहराए जाने से पहले उसमें क्या है कि वो पीछे हट सकता था या नहीं हट सकता था, ये देखा जाता है। ठीक है। यानी अगर कोई कार्य है और कार्य करने के बाद में वो व्यक्ति उस कार्य को करने के बाद में छोड़ देता है और तब वो छोड़े जाने के बाद में भी अगर हानि जो डैमेज होने वाला है वो अगर टाला जा सकता है तो वहां पर वो तैयारी होती है। ठीक है ना। और अगर वो हानि टाली नहीं जा सकती तो फिर वो प्रयत्न होता है। इससे रिलेटेड भी एक केस है, मिल्कियत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। ठीक है, 1961 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यही था कि एक व्यक्ति था जो ट्रक में सामान वगैरह जो है वो रख के, है ना, और उसको सीमा पार ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो उसमें ये माना गया कि वहां से जो माल उसने ट्रक में भर लिया था, है ना, और जो बाउंड्री थी, सीमा थी, उस सीमा से वो 32 किलोमीटर दूर था ले जाने के लिए। तो इस सीमा से 32 किलोमीटर यहां पर दूर था, तो अब इसको जो है ना तैयारी ही माना गया था। वहां खड़ा था, वो जा नहीं रहा था, वहां खड़ा था 32 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए। तो ये अटेम्प्ट नहीं माना गया, तैयारी माना गया था। यानी माल खरीद के वहां पर भरना एक तरह से तैयारी है और उसे सीमा पार ले जाना उसको प्रयत्न है। ठीक है ना, अपराध माना जाता है फिर उसको। तो इस तरीके से यहां पर हमने देखे हैं ये 5 सिद्धांत। तो ये 5 सिद्धांत आपके जो 62 सेक्शन है आपकी उससे रिलेटेड है। अब यहां पर जो नेक्स्ट वो है चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर जो 5 है इसमें आपको क्या समझना है, पहले तो ये है कि ये बीएनएस में ये चैप्टर नया जोड़ा गया है और चैप्टर नंबर 5 आपका 63 सेक्शन से लेकर 99 सेक्शन तक प्रावधान करता है। यानी इसमें प्रोविजन है, यानी टोटल इसमें अगर हम देखें तो 37 सेक्शन इसमें दी हुई है। महिला और बालक इन दोनों के विरुद्ध जो भी ऑफेंस होते हैं उनके संबंध में ये प्रावधान करता है। ठीक है। उसमें अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, 5 इसके पोर्शन कहिए आप इसके या क्लॉज कहिए, उनको बनाया गया है और ए बी सी डी और ई इस तरीके से है। जो पहला है इसमें वो है इसमें सेक्सुअल ऑफेंस। तो आप इसको याद रख लेना, SAM और AC। अब इस SAM को आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। अब इसको साम पढ़ लीजिए या इसमें अपनी तरफ से ई लगा करके सेम पढ़ लीजिए। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि साम में AC नहीं चलता है,
या सेम एसी आपने खरीदा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो पहला जो है वो है इसमें सेक्सुअल ऑफेंस रिलेटेड ऑफेंस, ठीक है ना, सेक्सुअल ऑफेंस। तो इसमें पहला है सेक्सुअल ऑफेंस जो 63 सेक्शन से लेकर 73 सेक्शन तक है। और देखो ABCDE में पहले में 11 सेक्शन, दूसरे में 6 सेक्शन, फिर 8 सेक्शन, फिर 5 सेक्शन, फिर 7 सेक्शन। इनका क्रम नहीं है, वरना तो ये 5, 6, 7, 8, 11 ऐसे करके जो क्रम बनता, पर ये जो है रैंडमली है कि 11 इधर है, फिर 6, फिर 8, फिर 5, फिर 7, ठीक है। तो इस तरह से सेक्शन है इसमें। तो सेक्सुअल ऑफेंस जो कि आपके 63 से लेकर के 73 सेक्शन तक है। फिर उसके बाद में 73 के बाद में आप देखेंगे यहां पर, तो फिर वो है असॉल्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। दूसरा है यहां पर असॉल्ट, और असॉल्ट किस पर होंगे, महिला के विरुद्ध जो अपराध होंगे उनमें। तो असॉल्ट से रिलेटेड है, और असॉल्ट से रिलेटेड 74 से 79 सेक्शन तक है, ठीक है। फिर उसके बाद में एम का मतलब मैरिज, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड है। मैरिज से रिलेटेड यहां पर देखेंगे तो पहले 11 थे, फिर 6 थे, फिर 8 सेक्शन है ना। तो यहाँ 80 से लेकर के 87 सेक्शन तक मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस है। फिर उसके बाद में यहां पर एबॉर्शन से रिलेटेड है। तो एबॉर्शन से रिलेटेड जो सेक्शन है, अब यहां पे देखेंगे 5 सेक्शन है, तो 88 से लेकर के 92 यानी 92 सेक्शन तक है। और फिर उसके बाद में सी है आपका जो है वो चाइल्ड से रिलेटेड ऑफेंस, ठीक है। 92 के बाद में यहाँ चाइल्ड से रिलेटेड बालकों के विरुद्ध जो ऑफेंस हैं, ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड। अब चाइल्ड से रिलेटेड 93 से लेकर के यहाँ पे 7 सेक्शन है, तो 99 यानी लास्ट जो सेक्शन है 99 वहां तक। तो इस तरीके से 5 पार्ट में ऐसे डिवाइड है, ठीक है। और इन 5 पार्ट में से इसमें आप देखेंगे जो विवाह के विरुद्ध अपराध हैं, वहां पर जो विवाह के विरुद्ध नहीं, जो रेप से रिलेटेड अपराध हैं, वहां पे आप देखेंगे कि एक सेक्शन है इसमें 69 सेक्शन, ठीक है। 69 सेक्शन यहां पर नई सेक्शन है इसमें। बाकी ऐसा कोई सेक्शन यहां पर नहीं है, बाकी सब क्रम से चलेंगे। अगर आपको ये पता है कि सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड, असॉल्ट से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, अबॉर्शन से रिलेटेड और चाइल्ड से रिलेटेड कौन कौन सी सेक्शन हैं, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर का क्लासिफिकेशन एक तरह से। अब बात करते हैं इसमें जो पहली सेक्शन है, यहां पर पहला वाला क्लॉज है सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में। अब जो सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में है तो 63 से लेकर के 73 सेक्शन तक है, ठीक है। और इसमें जो पहली सेक्शन है रेप की परिभाषा के बारे में बताती है, और ये है रिलेटेड आईपीसी में 375 सेक्शन से रिलेटेड। अब यहां पर जो 63 सेक्शन है जो रेप की डेफिनेशन बता रहा है, और यहां पर ये 4 इसमें क्लॉज दिए हुए हैं, ABCD इसमें 4 क्लॉज दिए हुए हैं। और उसमें आप देखेंगे कि ये चारों क्लॉज यहां पर बात करता है ये कि कोई पुरुष अगर ये 4 कोई भी एक्ट करता है, ठीक है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने रेप किया है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे ये चारों क्लॉजेस अगर आप पढ़ेंगे पॉक्सो में, ठीक है, पॉक्सो की सेक्शन 3 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर है ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जो डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी हुई है पॉक्सो में, उसमें भी ये चारों क्लॉज हैं, ठीक है, सेम। तो इन चारों क्लॉज में अगर आप देखेंगे तो वहां पर है वो कि जब ये चारों क्लॉजेस वो करता है, चारों क्लॉजेस की कोई भी एक्ट करता है, तो उसमें कहा जाता है कि वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है। जबकि यहां पे है इन चारों एक्ट में से करने पर वो रेप करता है,
ठीक है ना। तो इसलिए पॉक्सो में रेप नाम नहीं दिया गया है, रेप नहीं कहा गया है उसमें। उसमें कहा गया है कि उसको वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है। अब ये जो 4 एक्ट हैं, इसमें आपको बस ऐसे याद रखना है, पीमा के नाम से आपको इसको याद रखना है। पीमा में पहला आपको याद रखना है कि ये पेनिट्रेट्स की बात करता है पहला, दूसरा इंसर्ट की बात करता है। बाकी शब्दावली लगभग वही है, अब थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। तो पहले पेनिट्रेट की बात करता है, दूसरा इंसर्ट की बात करता है, ठीक है। और तीसरा है, देखो पेनिट्रेट है तो बॉडी पार्ट की बात की जा रही है ना, पेनिट्रेट है तो बॉडी पार्ट की बात की जा रही है। और इंसर्ट है तो यहां पर कोई भी वस्तु या शरीर का कोई भाग है, ठीक है ना, तो इसकी बात की जा रही है। तीसरा यहां पे आप देखेंगे, यहां पे मैनिपुलेट की बात की जा रही है, ठीक। और चौथा यहां पे अप्लाई हिज माउथ की बात की जा रही है। तो पीमा में आप इसे याद रखेंगे, पेनिट्रेट, फिर इंसर्ट, फिर मैनिपुलेट किया जा रहा है, फिर अप्लाई हिज माउथ किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें आप देखेंगे 4 क्लॉजेस के बाद में ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे जो हैं, ये जो पॉइंट है कि कितने प्रकार के, यानी निम्नलिखित 7 प्रकार के, 7 डिस्क्रिप्शंस यहां पर। तो 7 तो इसमें क्या है, परिस्थिति में, सर्कमस्टेंसेस। तो 7 तो सर्कमस्टेंसेस हो गई इसमें, ठीक है। 2 इसमें एक्सप्लेनेशन है जो दिए हुए हैं, और 2 ही इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दिए हुए हैं। तो यहां पर जो 7 कंडीशन है, आप उसमें देखेंगे तो उस महिला की इच्छा के विरुद्ध है, या तो यहां पर विल आ गया, विल के अगेंस्ट में है, कंसेंट के अगेंस्ट में है। अगर कंसेंट है तो वो किस तरीके से ली गई है ये देखा जाएगा, कि उसकी कंसेंट उसे या फिर किसी अन्य व्यक्ति को जिससे वह महिला हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डाल करके वो कंसेंट ली गई है, ठीक है ना। फिर जब सेकंड में विदाउट कंसेंट था, तो यहां पे अगली जो कंडीशन है 3, वो कंसेंट की है। ये भी महिला की कंसेंट से, यहां पर भी महिला की कंसेंट से है, और यहां पर भी महिला की कंसेंट से है, ठीक है ना। ये कंसेंट के बिना था। तो जब पहला आ जाए विल, फिर विल के बाद में कंसेंट के बिना, फिर ये कंसेंट से है लगातार 3। लेकिन कंसेंट किस तरीके से ली गई है, गलत तरीके से ली गई है। यहां पर उस महिला को या उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति है, उसको मृत्यु या उपहति यानी डेथ और हर्ट, इसका भय में डाल करके प्राप्त की गई है, ठीक है। दूसरा, उसे विश्वास में लेकर के की गई है, ठीक है ना, कि वह उसी का पति है, वह विवाहित है, और विवाहित होने का जिससे वो विश्वास करती है, मतलब उसका पति नहीं है, वो जानता है, ठीक है ना, लेकिन वो विश्वास उसे दिलाता है कि वह उसका पति है। दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन यहाँ पे कंसेंट से ये हो गई कि कंसेंट देने के लिए वो क्या है, यहाँ पर इनकेपेबल है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण या इंटॉक्सिकेशन के कारण, ठीक है। यहाँ पर उस कंसेंट देने में वो इनकेपेबल है, असमर्थ है यहाँ पर। फिर जो नेक्स्ट क्लॉज आता है वो आता है कि भाई कंसेंट हो या नहीं हो, हमें इससे मतलब नहीं है। तो पहले आ रहा था कंसेंट नहीं है, फिर 3 क्लॉज आए ऐसे जिसमें कि वो कंसेंट से है, लेकिन कंसेंट अलग तरीके से ली गई है। फिर 6ठा इसमें आया है कि कंसेंट हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसकी आयु 18 साल से कम है तो फिर यहां पर वो रेप माना जाएगा, चाहे वो कंसेंट से है, चाहे वो विदाउट कंसेंट है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर फिर नेक्स्ट है, अगर वो महिला यहां पर वो नॉर्मली कंसेंट देने में असमर्थ है। तीसरी लास्ट जो 7 कंडीशन है वो ये है, 7th वाली। फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो वर्ड है उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई इसमें कंसेंट को जो है एक्सप्लेन कर रहा है, वो आप में इंपॉर्टेंट है कि जो कंसेंट है यहाँ से वॉलंटरी कंसेंट माना जाता है उसको, ठीक है ना, चाहे वो वर्बल हो, सिंबल के तरीके से दिया गया हो, है ना, वर्ड्स के तरीके से, ओरल हो, गेस्चर तरीके से दिया गया हो, वर्बल नॉन वर्बल किसी भी तरीके से वो दिया जा सकता है, ठीक है ना, जिससे उसकी इच्छा प्रकट होती है। लेकिन अगर महिला उस
प्रवेशन के कृत्य का, पेनिट्रेशन का जो एक्ट किया जा रहा है उसको फिजिकली अगर वो उसका विरोध नहीं कर रही है, ऑब्सेस नहीं कर रही है उस चीज के लिए, तो इस कारण से केवल ये नहीं माना जाएगा कि उसने जो है अपनी कंसेंट दे दी है, ठीक है ना। तो यहां पर ये नहीं माना जाएगा। उसके बाद में फिर बात एक्सेप्शन की आती है। पहला जो एक्सेप्शन है यहां पर, इसको ये एक्सेप्शन यहां पर छूट दे रहा है डॉक्टर्स को कि भाई वो मेडिकली अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पर वो पेनिट्रेशन जो होता है, प्रिवेशन जो होता है, उसको पेनिट्रेशन नहीं बोला जाता बल्कि इंटरवेंशन बोला जाता है, ठीक है ना। मेडिकल प्रोसीजर या फिर इंटरवेंशन, वो जो है रेप नहीं माना जाएगा। और दूसरे में पति को जो है बता रहा है, छूट दे रहा है यहाँ पर कि अगर कोई पुरुष है और वो अपनी पत्नी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल एक्ट करता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वो रेप नहीं माना जाएगा यदि जो पत्नी है वो 18 वर्ष से कम आयु की नहीं है ना, 18 साल से अधिक है। तो ये अब इसमें बीएनएस में रख दिया गया है। पहले वहां पर वो कम था, 15 साल की आयु थी उसमें। अब ये इंडिपेंडेंट थॉट का एक केस था, ठीक है। उस केस के बाद से उसमें आईपीसी में चेंज कर दिया गया था। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के बाद से जो है क्या किया गया है, यहाँ पे 18 वर्ष की आयु आईपीसी में मानी गई थी, लेकिन बीएनएस में इसको एक्ट में ही रख दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर रेप की डेफिनेशन ये कंप्लीट होती है। एग्जाम में बहुत कम आती है, ठीक है। बस यहाँ पर एज की पूछ लेगा, कंसेंट में पूछ सकता है, किस तरह की कंसेंट उसमें नहीं मानी जाएगी, बस। बाकी ऐसे कोई चीज इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। बाकी मार्जिनल पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन में रेप को डिफाइन किया गया है, तो 63 में, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर ये रेप के लिए पनिशमेंट की बात की गई है। और यहाँ पर जो पनिशमेंट है, आप सेक्शन 376 अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्लॉज 1, ठीक है, वो इससे रिलेटेड है, क्लॉज 1 जो है। और जो क्लॉज 2 है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, ये दोनों को ही यहाँ क्लॉज 1 में रखा गया है, ठीक है। मतलब क्लॉज 1 क्लॉज 2 इसी से रिलेटेड है। 376 1 और 2 वाला 2 से 1 वाला 1 से। तो ये रेप के लिए पनिशमेंट की अलग अलग बात कर रहा है। जो क्लॉज 2 के लिए पनिशमेंट है उसको छोड़ करके बाकी जो रेप अगर होगा, इन कंडीशंस को छोड़ करके जो रेप अगर होगा, तब वहां पर जो पनिशमेंट मिलेगा वो मिलेगा रिग्रेस, है ना, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। और वो मिनिमम होगा 10 इयर्स के लिए, 10 साल से कम का नहीं होगा। और उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक उसको दिया जा सकता है। और साथ ही साथ उसमें फाइन भी दिया जाएगा। तो ये रेप के लिए पनिशमेंट है। तो मिनिमम पहले यहाँ पे आईपीसी में 7 वर्ष था, फिर यहाँ पे चेंज करके इसको 10 वर्ष कर दिया गया था संशोधन करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो संशोधन वाला ही रखा गया है, 10 वर्ष मिनिमम जो रखा गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड क्लॉज है, अगर आप उसको देखेंगे तो जो फर्स्ट क्लॉज है ना, फर्स्ट क्लॉज में आप देखेंगे कि सेक्शन 4 जो है, जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस की जो डेफिनेशन धारा 3 में दी हुई थी पॉक्सो में, 4 में उसके लिए पनिशमेंट है। तो 4 में जो पनिशमेंट है ना, वही यहाँ पर क्लॉज 1 के लिए पनिशमेंट है कि मिनिमम 10 साल होगा और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के लिए होगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर जो सेकंड क्लॉज है 64 का, वहां पर वो सेक्शन 5 जो है, जिसमें एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जो डेफिनेशन है, वो जो दी हुई है पॉक्सो में, वो यहाँ पर सेक्शन 2 की तरह दी हुई है, ठीक है। बस रेप की जगह पर वहां पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वर्ड का यूज हुआ है। बाकी ये कंडीशन है कि रेप, इसमें जो रिग्रेस पनिशमेंट इसमें मिलता है, सेक्शन जो 64 का क्लॉज 2 है, कि कोई व्यक्ति है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा रेप किया जा रहा है जो एक अथॉरिटी है,
जो एक विश्वास में किसी व्यक्ति के अधीन है ना, उस व्यक्ति के द्वारा कस्टडी में किसी के कोई लड़की है या महिला है, उसके साथ में ये रेप किया जाता है। इसलिए यहाँ पर उसको ज्यादा मतलब पनिशमेंट उसको मिलता है। तो कोई व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर है यहाँ पर, अब पुलिस ऑफिसर है तो अब किस किस जगह पर वो ऑफेंस रेप वाला कर सकता है, जिसके लिए उसको पनिशेबल बनाया गया है कि वो अगर उस पुलिस स्टेशन है उसकी सीमा के भीतर, ठीक है ना, अब उसमें उस पुलिस स्टेशन में जिसमें वो खुद ही जो है वो वहां पर उसकी अपॉइंटमेंट हुई है जिस पुलिस थाने में, और अपने ही पुलिस थाने में वो रेप करता है, ठीक है, या फिर किसी भी थाने के परिसर में, उस थाने के परिसर में जितना भी उसका जो है वो प्रीमाइसेस है उसमें वो रेप करता है ना, या फिर ऐसे पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है या ऐसे पुलिस ऑफिसर के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी महिला से रेप करता है ना। जो इसमें इसी से रिलेटेड ये जो पहला वाला है इसी से रिलेटेड है आपका तुकाराम केस वाला जो है, तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, ये मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक 16 से 18 साल की बीच की एक लड़की थी और उसको थाने मतलब वो भाई के साथ में वहां पर रिपोर्ट लिखाने गई थी भाई की शिकायत पर, तो वहां पर 2 कांस्टेबल थे और उन्होंने उसको जो है थाने के परिसर में उन्होंने रेप किया था, तुकाराम और गणपत नाम के, ठीक है। लेकिन वहां पर कोई भी मेडिकल इंजरी वगैरह, कोई ऑब्सेशन, उसका विरोध वगैरह है ना, कोई कपड़े उसके फटे हुए नहीं थे, मेडिकल रिपोर्ट का उसका कुछ ऐसा नहीं आया, मतलब उसमें तो कोई विरोध मतलब नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि वहां पर चोट के निशान उसके कुछ नहीं थे, तो इसी वजह से वहां पर ये माना गया था कि ये जो है इसने कोई विरोध नहीं किया, और विरोध नहीं किया मतलब इसको कंसेंट माना गया उसके विरोध ना करने को, ठीक है। तो वो कंसेंट की जो डेफिनेशन फिर इसमें जो चेंज की गई है, और जो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन 114A पढ़ते थे हम, ठीक है, और यहाँ पर वो 120 आप BSA में जो पढ़ते हैं वहां पर कंसेंट की प्रिजम्पशन से रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पर जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में जोड़े गए थे, और इस तरीके से बहुत सारी जो सेक्शन में संशोधन यहाँ पर किए गए कंसेंट को लेकर के, ठीक है। तो मतलब नो इंजरी बराबर कंसेंट, इस तरीके से माना था इन्होंने। तो बाद में यहाँ पर ये जो प्रोविजन है फिर इस रेप के बाद में ही यहाँ पर ये प्रोविजन यहाँ पर थोड़े रिग्रेस किए गए थे, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उसको जो है वो किया गया था कि अगर उसमें कंसेंट की प्रिजम्पशन कर ली जाती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ फिर आरोपी पर यानी एक्यूज्ड पर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात थी, और ऐसे ही ये तो खैर पुलिस अथॉरिटी वाली कंडीशन है इसमें सारी दी हुई है जो, और एक है आपका जैसे लोक सेवक होते हुए, है ना, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में कोई वो है महिला या लड़की, ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में कि किसी महिला से रेप करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एरिया है उसमें कोई भी नियोजित है, डिप्लॉय है ना, आर्म फोर्स का जो मेंबर होता है वो अगर वो रेप करता है उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो डिप्लॉयड किया गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ कंडीशन है यहाँ पर। जेल में किया जाता है, रिमांड हाउस में जो होता है वहां पर किया जाता है, कस्टोडियल जो प्लेसेस हैं जितने भी एस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है, चाहे वो जेल है, रिमांड होम है, या कोई भी ऐसा प्लेस या इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जहां पर उसको रखा जाता है, या फिर कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई भी इस तरह का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का कोई अधिकारी या स्टाफ में से कोई भी व्यक्ति जो है उस महिला के साथ में रेप करता है, ठीक है, महिला का गार्जियन है, रिलेटिव्स है, या उसका टीचर है, या उसके प्रति विश्वास या प्राधिकार की हैसियत में, है ना, जो इस तरह की हैसियत उसकी रख रहा है, स्टेटस इस तरह का रख रहा है, वो इस पोजीशन में है ऑफ ट्रस्ट की यानी विश्वास की या अथॉरिटी, है ना, उस महिला से रेप करता है, या फिर वो इस तरह के कोई भी कम्युनल या सेक्रेटेरियन
टाइप से जो पंथीय हिंसा होती है ना, उसके दौरान अगर रेप करता है तो भी वो गंभीर मतलब जो है वो माना जाता है, रिग्रेस माना जाता है। पहले यहाँ पे अब यहाँ पे पंथीय लिखा हुआ है, सेक्रेटेरियन, सेक्टेरियन मतलब सेक्रेटेरियन सेक्टेरियन, और इससे पहले वहां पे लिखा हुआ था अलगाववादी। तो शब्दों में चेंज किया गया है, अलगाववादी। किसी महिला से जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है और उस महिला से जो कंसेंट देने में इनकेपेबल है ना, तो उससे रेप करता है। उसके बाद में उस महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में भी है और तब उस महिला से रेप करता है। मेंटली या फिजिकली इनकेपेबल है महिला, सफरिंग कर रही है मतलब मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से, यानी एक तरह से वो दिव्यांग है कहिए, तो उससे रेप करता है। जैसे इससे रिलेटेड आपका एक केस है अरुणा रामचंद्र शानबाग ऐसे करके एक केस है, उसमें वो एक तरह से पैरालाइज्ड हो गई थी, है ना, उसका रेप किया था हॉस्पिटल में जो है, तो उससे रिलेटेड है। उसके बाद में रेप करते समय किसी महिला को कोई भी वो इस तरह से गंभीर शारीरिक हानि करता है ना, ग्रीवियस बॉडीली हार्म पहुंचाता है, या उसको अपंग बना देता है यानी मेम्स कर देता है, या विद्रूपित कर देता है यानी डिसफिगर्स कर देता है, चेहरा बिगाड़ देता है उसका, या उसकी शरीर की स्थिति को इस तरह से बिगाड़ देता है, या फिर उसके जीवन को संकटापन्न मतलब एंडेंजर्स कर देता है उसकी लाइफ को जो है, या उससे महिला से बार बार उससे रेप करता है, तो उसको यहाँ पर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलता है जो 10 साल से कम नहीं होता लेकिन लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक होता है, ठीक है ना, और फाइन। इस तरीके से उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये कुछ मतलब डेफिनेशन है, और इसी में डेफिनेशन में आप यहाँ पे देखेंगे फिर ये कुछ परिभाषित किए गए हैं यहाँ पर। जैसे आर्म फोर्स है तो आर्म फोर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से मतलब क्या है। पुलिस ऑफिसर है तो पुलिस ऑफिसर से मतलब यहाँ पर क्या है, तो पुलिस एक्ट की जो पुलिस एक्ट में जो परिभाषित है धारा 2 के क्लॉज 1 में, वहां पर पुलिस से उसका अर्थ है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। और ये आपका जो है वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन की बात की गई है कि उसका क्या मतलब है यहाँ पर, तो ये खास नहीं है, एक्सप्लेनेशन है बस, कभी नहीं आते ये। उसके बाद में यहाँ पर जो बात की जाएगी अब, ये 64 से रिलेटेड पनिशमेंट एक ये है, 65 में भी पनिशमेंट है, लेकिन ये नेक्स्ट सेक्शन से रिलेटेड है, अभी इसको पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ पर एक जो केस हम पढ़ रहे थे यहाँ पे रेप से रिलेटेड, वो है कुलदीप कुमार महतो वर्सेस बिहार राज्य, ठीक है। ये है आपका 1998 सुप्रीम कोर्ट का केस। इसमें भी 363, 366 और 376 ये इन सेक्शन से रिलेटेड इसमें ये केस था, ठीक है। ऑटो से किडनैप करके लेके गया था एक व्यक्ति उसको, और कई दिन तक वहां पर रेप किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उसको, जो लोअर कोर्ट थी उन्होंने तो तीनों धाराओं में उसको पनिशेबल ठहराया था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था ना, सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों धाराओं के तहत उसको बरी कर दिया, लेकिन इस धारा के तहत 363 यानी 363 के अधीन उसको पनिशेबल यानी उसको दंडित किया था। तो इसमें भी यही माना गया था कि उसको कोई भी इंजरी नहीं हुई, उसके कपड़े फटे हुए नहीं मिले, कोई उसका विरोध का ऐसा सबूत नहीं मिला कि उसने विरोध किया, वो साबित नहीं कर पाए मतलब। तो इस तरह से माना गया कि वो कंसेंट से उनके बीच में हुआ था, ठीक है। और इसमें ये भी था कि उसने जब कई दिन तक वहां पे रखा हुआ था, तो वो सर्कमस्टेंसेस जो वहां पर दर्शाई गई थी केस में, उससे भी ये माना गया था कि जो महिला थी उसको वहां पर भागने का, मदद मांगने का, पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने का उसको काफी टाइम वहां पर मिला हुआ था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इससे लगता है कि उसने उसके साथ में हुए इस इंटरकोर्स का कोई भी विरोध नहीं किया। तो इस तरीके से माना गया। तो फिर मतलब इस केस के बाद में भी यहाँ पर जो है, जैसे तुकाराम के केस के बाद में हुआ था, तो यहाँ पर भी इस तरह से जो है
इस केस में भी मतलब ये माना गया कि यहाँ पे भी कुछ चेंजेस इस केस के बाद में भी यहाँ पर किए गए थे प्रोविजन से रिलेटेड। फिर उसके बाद में जो और केस है इससे रिलेटेड 63 से रिलेटेड एक है आपका, लेटेस्ट है वो, यहाँ पर लेटेस्ट क्या है, समाधान वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2025 सुप्रीम कोर्ट। और ये लेटेस्ट केस है लगभग 24 नवंबर 2025 का। ठीक है, इस केस में यही कहा गया था कि लंबे समय तक चलने वाले जो कंसेंटिंग रिलेशन होते हैं, स्वैच्छिक रिश्ते होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते जो होते हैं, उनको सिर्फ इसलिए उनको रेप का नाम देना सही नहीं है क्योंकि उनके रिश्ते शादी में तब्दील नहीं हुए, शादी में नहीं बदले, है ना, शादी में बदले नहीं है, इसलिए उनको रेप का नाम देना सही नहीं है। क्योंकि ऐसे रिश्तों में किसी भी प्रकार का बल, जबरदस्ती, धोखा, धमकी या उनको डिटेन करना, एक तरह से अगर इस तरह से ऐसा कुछ भी साबित नहीं होता है, केवल ये कि मतलब वो लंबे समय से साथ रह रहे थे, कंसेंट के आधार पर उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, फिर उनको बाद में अगर वो शादी में नहीं बदले तो उनको रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन देखो जैसे 69 सेक्शन यहाँ पर जोड़ी गई थी, वहां अलग है, वहां वो स्टार्टिंग से ही अगर कोई व्यक्ति उससे शादी का मतलब वादा करके तब करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स और तब वो हटता है, अपने पीछे हटता है या मना करता है, तब उसको तो पनिशेबल है। लेकिन ऐसे केसेस में जहां पर अगर कोई भी पक्षकार पहले से सब क्लियर करके चलता है और लंबे समय तक वो साथ रहते हैं, ठीक है, सब कुछ जानते हुए भी रहते हैं, जैसे कोई अगर मान के चलो कोई मैरिड के साथ में ही रह रहा है, सब कुछ जानते हुए रह रहा है, फिर वो ना करे उससे शादी, है ना, तो तब वो मैरिड वुमेन ये नहीं कह सकती कि इसने मेरे साथ में रेप किया है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है और फोर्सफुली ऐसा कुछ साबित नहीं होता, सब म्यूचुअल कंसेंट से उससे होता है। तब उस कंडीशन में मतलब सारी कंडीशन इसमें मिला करके तब देखा जाता है। ठीक है, यानी अगर वो प्रॉमिस जो होता है, प्रॉमिस टू मैरिज जो होता है, अगर वो स्टार्टिंग से ही अगर वो मेलाफाइड पाया जाता है, गलत नियत से पाया जाता है, ठीक है, तब ही वो रेप का मतलब जो है उसको माना जाता है कारण। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें थी और इस केस में ऐसा कुछ नहीं पाया गया था, तो इसमें जो आरोपी था उसको बरी कर दिया गया था, एक्विटल कर दिया गया था। तो ये चीजें थी। तो ये हो गया आपका 65 सेक्शन। उसके बाद में मतलब 64 सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब 65 सेक्शन जो है वो बात करता है, कुछ मामले हैं जिनमें रेप के लिए पनिशमेंट है। वैसे तो 64 में रेप के लिए पनिशमेंट है, लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो एक तो 376 का क्लॉज 3 जो है उससे रिलेटेड है ना। जो इसका फर्स्ट वाला क्लॉज है वो इससे रिलेटेड है, जिसमें 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ में रेप किया गया था, रेप के लिए पनिशमेंट था। और जो इसका सेकंड क्लॉज है वो 376 AB जो है, जो 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ में रेप किया जाता है उसके लिए पनिशमेंट है। तो 16 वर्ष के लिए यहाँ पर आप देखेंगे पनिशमेंट, तो वो कितना है, 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ में अगर रेप किया जाता है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, 20 साल मिनिमम है और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक वो मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ वहां पर फाइन भी रहता है। ठीक है, तो 16 साल से कम आयु की अगर लड़की है तो वहां पर 20 वर्ष यहाँ पर मिनिमम रहेगा और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इस तरीके से है। लेकिन अगर वहीं आप इसका सेकंड क्लॉज देखेंगे, ये तो इसकी बात कर रहा है कि जो फाइन जो होता है, ऐसा फाइन जो है वो जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, रिहेबिलिटेशन जो होता है उस विक्टिम का, पीड़ित का, उसके लिए दिए जाते हैं। ठीक है ना। और जो भी जुर्माना जो होता है, उस जुर्माने का जो फाइन जो है उसका जो पेमेंट है, मतलब वो किसको डिलीवर किया जाता है, पीड़िता को जो है वो दिया जाता है, जो विक्टिम होती है उसको। तो सेकंड जो क्लॉज था इसमें 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के लिए था। तो 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के लिए में इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ मृत्युदंड का है यहाँ पर।
कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ में जब रेप होता है तो वहां पर क्या है, मृत्युदंड है। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। तो ये 376 AB वाला जो सेक्शन था आईपीसी में उससे रिलेटेड है। कठोर कारावास है, सेम है, 20 वर्ष से कम नहीं है। 16 वर्ष वाले में जो पनिशमेंट है वही है सेम। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, ये भी सही है। बस यहाँ पर क्या जुड़ गया है, फाइन के साथ में यहाँ पे मृत्युदंड। ठीक है, बाकी ये सेम कहानी है कि जो फाइन है वो पीड़िता के चिकित्सा व्ययों को पूरा करने के लिए और उसके पुनर्वास के लिए, यानी उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए उसको दिया जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है आपकी वो है 366 जो है वो 376 ए से रिलेटेड जो प्रोविजन है 376 ए उससे रिलेटेड है। यानी किसी महिला के साथ में इस तरीके से रेप करना कि वो मृत्यु की कंडीशन तक पहुंच जाए या फिर इस तरह की कंडीशन उसकी हो जाए कि वो उठ नहीं पाए, चल नहीं पाए, है ना, इस तरह की कंडीशन में उसको कर देना। सतत विकृतशील दशा उसकी कार्य कर देना, यानी सतत होता है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट उसकी, तो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट उसकी कर देना, उसको पहुंचा देना ऐसी स्थिति में। यानी कोई भी व्यक्ति है अगर वो 64 में जो पनिशमेंट है फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में, है ना, फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में जो जैसे प्राधिकार के अधीन जो किया जाता है उसमें, यानी जो 376 क्लॉज 3 और 376 क्लॉज 3 नहीं 1 और 2, 376 1 और 2 वाली जो क्लॉज है उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है। ठीक है, उसके अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई उसको इंजरी कारित करता है जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है। ठीक है, या फिर जिसके कारण उस महिला की दशा जो है वो परसिस्टेंट क्या हो जाती है, वो विकृतशील हो जाती है। ठीक है ना, वेजिटेटिव स्टेट में उसकी स्थिति हो जाती है, तो वह उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, जो मिनिमम होगा 20 साल का और जो मैक्सिमम लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगा। ठीक है, और एक और यहाँ पे फिर जो पनिशमेंट है यहाँ पर वो है मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी। ठीक है, तो 20 साल से आजीवन कारावास तक या फिर मृत्युदंड। तो मृत्युदंड से संबंधित ये प्रोविजन हो गए आपके 65 और 66। ठीक है, यानी 65 का क्लॉज 2 और 66। उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट 67 है। 67 आपका जो 376 का क्लॉज 376 बी जो सेक्शन थी आपकी, जिसमें सेपरेशन के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ में इंटरकोर्स किया जाता है, तो कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में उसकी सहमति के बिना ही अगर कोई इंटरकोर्स करता है जो सेपरेशन की किसी डिग्री के अधीन या अन्यथा उससे अलग रह रही है, तब उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो कितना है, 2 वर्ष होगा मिनिमम और 7 वर्ष तक होगा मैक्सिमम। ठीक है, इतना पनिशमेंट उसको मिलेगा और साथ ही साथ उसको फाइन से भी लायबल ठहराया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इंटरकोर्स का मतलब वही है 63 के क्लॉज ए से डी तक में दिया हुआ था। उसके बाद 68 है, इसमें 68 आपका 376 क्लॉज सी, 3 क्लॉज नहीं है बल्कि ये अलग सेक्शन है 376 सी मतलब। तो यहाँ पर प्राधिकार में किसी व्यक्ति के द्वारा इंटरकोर्स किया जाता है, तो कोई व्यक्ति है जो प्राधिकार की स्थिति में या फिर किसी वैश्वासिक संबंध में रहते हुए, यानी किसी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में रहते हुए, ठीक है, या फिर अथॉरिटी में रहते हुए, अथॉरिटी की पोजीशन में है वो, या पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, तो ये सारी इस तरह से जो 365 जो सेक्शन में दे रखे थे, नहीं 64 में जो क्लॉज 2 में दे रखे थे वही जो क्लॉज है यहाँ पर, सब क्लॉज वो दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, सारे वही हैं, सेम टू सेम, आप यहाँ पे देख लेना। 4-5 क्लॉज हैं यहाँ पर, 4 क्लॉज यहाँ पर दे रखे हैं अस्पताल वाले तक।
और इसमें जो पनिशमेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये जो पनिशमेंट है ना उसमें ये भी आता है कि साथ में जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, बस उसको क्या किया जा रहा है, उत्प्रेरित या विलुप्त करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करता है, तो उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जो 5 साल से लेकर के 10 साल तक का इसमें पनिशमेंट होता है, और जुर्माने का भी यानी फाइन भी। ठीक है, तो इसमें कुछ वो है नहीं समझाने वाली चीजें, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये आप 63, 64 में 63 में आप देख लेंगे। उसके बाद में ये जो सेक्शन है ये यहाँ पर नई सेक्शन है 69, प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके इंटरकोर्स किया जाता है, यानी एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, यानी कोई व्यक्ति है जो डिसीटफुल मीन्स के द्वारा, प्रवंचनापूर्ण साधनों के द्वारा या फिर किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, है ना, प्रॉमिस टू मैरी करके उसे पूरा करने के किसी इंटेंशन के बिना ही उसके साथ में इंटरकोर्स करता है, और फिर ऐसा इंटरकोर्स जो कि रेप की कोटि में नहीं आता है, ठीक है ना, वो रेप नहीं माना जाता, क्योंकि रेप की डेफिनेशन के आधार पर अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट रहेगी उसकी, है ना, लेकिन वो डिसीटफुल तरीके से कर रहा है, उस महिला को कुछ नहीं पता, ठीक है ना, कि ये मेरे साथ में धोखा दे रहा है, तब उस कंडीशन में है पनिशमेंट 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक इम्प्रिजनमेंट है और फाइन। अब यहां पर जो डिसीटफुल मीन्स है ना उसको अलग से डिफाइन किया गया है, तो डायरेक्ट ये सेक्शन कभी जब आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी तो हल्की हल्की सेक्शन, आसान सेक्शन डायरेक्ट पूछ सकता है यहाँ पर, लेकिन आने वाले 2-3 साल बाद इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे कि डिसीटफुल मीन्स का मतलब जो है या किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो डिसीटफुल मीन्स में क्या क्या है कि कोई भी फॉल्स प्रॉमिस किया जाता है, या कोई भी इसमें इंड्यूसमेंट यानी उत्प्रेरणा की जाती है, ठीक है ना, किस चीज के लिए, नियोजन के लिए यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी नौकरी देने के लिए, या उसके प्रमोशन के लिए, ठीक है ना, या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उससे इंड्यूसमेंट या उससे कोई भी फॉल्स प्रॉमिस किया जाता है, तो वो डिसीटफुल मीन्स माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर नई सेक्शन जो की गई थी उसमें पनिशमेंट आपका कितना है, यहाँ पर 5 साल से, मतलब मैक्सिमम 10 साल तक, 5 साल से नहीं है, 10 साल तक का इसमें पनिशमेंट है। उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है गैंग रेप से रिलेटेड। ठीक है, ये सेक्शन गैंग रेप से रिलेटेड है यहाँ पर, और ये है आपकी 376 डी आईपीसी से रिलेटेड। ठीक है, अब यहां पर जो फर्स्ट वाला क्लॉज है वो 376 डी से रिलेटेड है, लेकिन जो इसका सेकंड वाला क्लॉज है वो 376 डीए और 376 डीबी, जो 16 साल और डीबी 12 वर्ष, इन दोनों को मर्ज करके सेक्शन कौन सी बनाई गई है, क्लॉज 270 की। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जहां किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा एक ग्रुप बना करके या फिर उन कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में, है ना, या उसके फर्दरेंस में कार्य करते हुए रेप किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उस प्रत्येक व्यक्ति ने वो रेप का अपराध किया है, और फिर उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो रिग्रेस पनिशमेंट मिलेगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जो मिनिमम होगा 20 साल से लेकर के मैक्सिमम लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक। ठीक है, और फाइन भी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पनिशमेंट है, और यहाँ पर जो पनिशमेंट है ये तो सेम बात उसके लिए कही गई है, पीड़ित को उसका जो फाइन है वहां पर दिया जाएगा, कंपेंसेशन दिया जाएगा उसके मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह और रिहेबिलिटेशन के लिए। यहाँ पर है कि अब यहाँ पर 16 वर्ष और ऐसा 12 वर्ष का कोई रखा नहीं गया है, गैंग रेप में एक अलग रखा गया है कि 18 वर्ष से अगर कम आयु की लड़की के साथ में, महिला के साथ में अगर गैंग रेप किया जाता है एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा एक ग्रुप बना करके या कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में कार्य करते हुए रेप किया जाता है, तब उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो है
चाहे वो एक खड़ा रहा हो और दूसरा व्यक्ति वहां पर रेप कर रहा हो और उसने रेप ना भी किया हो, तब वो दूसरा व्यक्ति जो है वो सेम पनिशमेंट से यहाँ पर लायबल होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर जब वो 18 साल से कम आयु की महिला के साथ में गैंगरेप करता है तो उसको मिलेगा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। ठीक है ना। और फाइन, या दूसरा ऑफेंस क्या है, उसको डेथ पेनल्टी। ठीक है ना। बाकी ये फाइन की बात है तो विक्टिम को दिया जाएगा यहाँ पर। और 71 में है जो रिपीट ऑफेंडर होते हैं, जो रिपीट ऑफेंडर होते हैं उनके लिए पनिशमेंट है, बार बार यही अपराध करते हैं, 64 का ऑफेंस करते हैं, 65 का ऑफेंस करते हैं, 66 का ऑफेंस करते हैं, 70 का गैंग रेप का ऑफेंस करते हैं, तो उनके लिए जो पनिशमेंट यहाँ पर मिलेगी वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगी, या फिर जो है वो डेथ पेनल्टी यानी मृत्युदंड। ठीक है ना। तो मृत्युदंड से संबंधित अगर आप देखेंगे तो 3 सेक्शन तो इस जो अपराध हैं ये वुमेन से रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंस उन्हीं में दी हुई है। ठीक है ना। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध को बहुत गंभीर जो है दंड से दंडित किया गया है यहाँ पर। और इसीलिए आप देखेंगे चैप्टर पहला जो रखा गया है क्रिमिनल ऑफेंस में, वो यहाँ पर महिलाओं को यहाँ पर पहले रखा गया है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 72 जो सेक्शन है वहां पर आप देखेंगे कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। तो यहाँ महिलाओं की जो पहचान, रेप विक्टिम वगैरह होती है, सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड जो महिलाएं होती हैं विक्टिम जो है, उनकी पहचान जो है कोई व्यक्ति नहीं करे और करता है तो उसको दंडित यहाँ पर किया गया है 72 में। और ये जो 72 सेक्शन है यहाँ पर वो है आपकी जो 228A सेक्शन थी आईपीसी में, 228A सेक्शन आईपीसी में उससे रिलेटेड है। तो कोई भी व्यक्ति है जो उस महिला का विक्टिम का नाम है या उसकी कोई भी अन्य बात है उसको, जिससे वह व्यक्ति जो है वो मतलब नाम या उसकी कोई भी बात जिससे उसकी पहचान हो सकती है। ठीक है ना। जिसके विरुद्ध कौन कौन से अपराध 64 से लेकर के 71 तक के अधीन जो अपराध हैं वो किए गए हैं। ठीक है ना। और उन बात को या नाम को क्या प्रिंटेड या पब्लिश वो करता है कोई व्यक्ति या कोई भी, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा 2 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट और फाइन। ठीक है। लेकिन यहां पर ये एक्सेप्शन है एक तरह से, ये क्या है 228 का क्लॉज 2 में जो है, यानी 72 का क्लॉज 2 में एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि ये बातों से वो पहचान उजागर करना, मतलब एक तरह से पीड़िता की, वो नहीं माना जाएगा कि अगर ऐसा प्रिंटिंग या ऐसा पब्लिकेशन जो है वो किया जा रहा है जो पुलिस ऑफिसर है उसके द्वारा या अपराध का इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस अधिकारी के द्वारा गुड फेथ में कार्य करते हुए या उसके पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर उसके लिखित आदेश के अधीन, है ना। दूसरा है कि वो पीड़ित व्यक्ति के द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से ऐसा किया जाता है, ऐसा प्रिंटिंग या पब्लिकेशन। ठीक है ना। खुद विक्टिम अगर इस बात की जो है वो परमिशन दे देती है। लेकिन अगर जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है विक्टिम की महिला की, या वह शिशु यानी बच्चा जो है या विकृत है, तो उसके जो निकट संबंधी है उनके द्वारा या उनके लिखित प्राधिकार से, है ना, ऑथराइजेशन इन राइटिंग में जब वो दे देते हैं तब। लेकिन जो निकट संबंधी यहाँ पर वो परमिशन देंगे, वो निकट संबंधी ऐसा परमिशन वो देंगे किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था जो रहेगी उससे। ठीक है ना। जो वेलफेयर इंस्टीट्यूट रहते हैं रिकॉग्नाइज्ड, या फिर संगठन जो रहते हैं ऐसे, उनका जो अध्यक्ष होता है या उनका जो सेक्रेटरी रहेगा, सचिव रहेगा, चाहे उसका जो भी नाम हो, उसकी परमिशन से ही उसको जो है वो लिखित प्राधिकार उसका दिया जाएगा प्रकटीकरण के प्रिंटिंग के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो मान्यता प्राप्त संस्था है उसका रिकॉग्नाइज्ड जो वेलफेयर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको संस्था को क्या किया है, स्थापित किया है। ठीक है। उसके बाद में 73 सेक्शन है, यहां पर लास्ट है, कंसेंट के बिना। 73 सेक्शन जो है ना वो आपकी 228A जो सेक्शन हमने पढ़ी है उसके फर्स्ट और सेकंड क्लॉज तो है 72 में, और उसका
जो थर्ड क्लॉज है वो है 73 में, ठीक है, कि अनुमति के बिना न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित किसी मामले की प्रिंटिंग या प्रकाशन, यानी ये है कोर्ट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड उन बातों को जो है परमिट पब्लिश जो है नहीं किया जाएगा या प्रिंटिंग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, अखबार में नहीं छापा जाएगा या फिर मीडिया चैनल में उसको नहीं दिखाया जाएगा। तो 70 जो कोई 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में कोई भी बात उस कोर्ट की परमिशन के बिना प्रिंटिंग या पब्लिश करता है, तब उसको पनिशमेंट यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 वर्ष तक का और फाइन, ठीक है। तो ये यहाँ पर पनिशमेंट इसको मिलेगा। इससे रिलेटेड यहाँ पे आप देखेंगे एक केस है निपुण सक्सेना का, ठीक है ना, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये केस है। और इस केस में जो है यही कहा गया था कि जो विक्टिम की पहचान है वो किसी भी तरीके से पब्लिश नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये आपका जो एक क्लॉज है वो खत्म होता है यहाँ पर। ये एक्सप्लेनेशन है इसमें कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उनका प्रिंटिंग या पब्लिकेशन जो है वो, अगर आप हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर प्रिंट और पब्लिकेशन करते हो तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि जब तक जजमेंट नहीं आता है और तब आप कर रहे हो तो वो मतलब अपराध की कोटि में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक क्लॉज खत्म होता है। अब जो बाकी क्लॉज है वो छोटे छोटे हैं, मेन तो यही बड़े थे इसमें। तो अब जो इसके 5 क्लॉज में से बी, सी, डी और ई है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।